नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 2 की। तो सबसे पहले आता है सेमेस्टर 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेफ्ट पार्ट। सेमेस्टर 1 में आपका जो पार्ट कवर हो गया है, उसके अलावा जो सेमेस्टर 2 में बाकी है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ पार्ट है, जैसे इंडेमनिटी, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का लेफ्ट आउट पार्ट है। तो इसकी जो यूनिट 1 है वो कुछ इस तरीके से है। इसकी यूनिट 1 अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर। उसके बाद थर्ड आपका टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। फोर्थ आपका टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली एंड लियन। उसके बाद फिफ्थ आपका टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, क्रिएशन ऑफ एजेंसी एंड इट्स टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं 12.5 मार्कर में, तो ये इंपॉर्टेंट है 12.5 के लिए, 100% पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद बेलमेंट, इसके साथ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूछते हैं। तो ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर प्लस बेलमेंट, ये आपका 12.5 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी 5 मार्क में इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम क्लब कर देंगे, दोनों को एक साथ पूछेंगे, तो ये भी 12.5 में आ सकता है। बट ये वाला तो 100% आएगा। एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन, तो एजेंसी वाला तो 100% रिपीट होता है हर साल। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझना पड़ेगा कि ये क्या होता क्या है इंडेमनिटी। इसको मैं एग्जाम्पल के पॉइंट से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए दो पार्टीज है, ए और बी। ठीक है, ए जो है वो पार्किंग ओनर है, बी अपनी कार को लाके इसकी पार्किंग में पार्क कर देता है और ये इसको रिसिप्ट दे देता है कि आपकी पार्किंग हमारी कार पार्किंग में 12:30 बजे पार्क हो गई थी। ठीक है, बट ये रिसिप्ट इससे लॉस्ट हो जाती है। ठीक, अब ये अपनी कार लेने जाता है, तो ये जो ए है ये रिसिप्ट की डिमांड करता है कि भाई आप अपनी रिसिप्ट दिखाओ और गाड़ी लेके जाओ, क्योंकि मान लो कल को कोई कहे कि वो मेरी गाड़ी थी जिसके पास रिसिप्ट हो, तो मैं अपनी चीज़ को कैसे बोलूँगा कि नहीं वो तो ओरिजिनल ऑनर लेके चला गया। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या करता है, इसको इंडेमनीफाई कर देता है कि अगर मान लो कल को कोई आके, मान लो सी पर्सन आके आपसे कहता है कि वो कार मेरी थी, तो वो जो भी डैमेजेस आपके अगेंस्ट क्लेम करेगा वो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जो भी सूट होगा, जो भी प्रोसीडिंग होगी, उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी, मतलब बी की होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स। इंश्योरेंस आप सबको पता होगा कि कोई भी चीज़ का हम लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं, कार का इंश्योरेंस लेते हैं। अब मान लीजिए आपने कार का इंश्योरेंस लिया, इसका इंश्योरेंस आपने लिया और इस कार ने किसी को हिट कर दिया, मान लो ए को हिट कर दिया, तो जो ए को डैमेजेस होंगे इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब भी हमारा होता है, किसी भी कार का होता है, तो इसको जो भी डैमेजेस सफर होंगे, तो वहां पे जो कार का ओनर होता है वो इंश्योर्ड होता है बाय इंश्योरेंस कंपनी। सपोज आईसीआईसीआई है, इसने इंश्योर करा हुआ है कि अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी आपने इंश्योरेंस ले रखा है, तो कोई भी इंजरी होगी, डैमेजेस होंगे, तो उसके लिए जो भी डैमेजेस बनते हैं वो आईसीआईसीआई देगी। ठीक है, तो यहां पे जो भी इंजरी हुई, तो ये एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जहां पे इंडेमनीफाई किया जाता है। मतलब कोई भी एक्शन करो, उसके पीछे कोई ना कोई गॉडफादर बैठा होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से कि जैसे यहां पे हिट हुआ, ए को इंजरी हुई, तो यहां पे आईसीआईसीआई बैठा है डैमेजेस देने के लिए। ठीक है, तो इसको हम अब डेफिनेशन समझते हैं इसकी क्या है। A contract of indemnity is defined as a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपके सेक्शन 124 में मिल जाएगी आपको। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद एसेंशियल्स क्या है। पहला, पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर कौन होता है, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई, कंपनसेट फॉर लॉसेस, जैसे इंश्योरेंस वाले एग्जांपल में आईसीआईसीआई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड। एक पर्सन है जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें देखूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं बैठा हूं। और एक पर्सन है जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। तो जो प्रॉमिस किया जाता है उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर, और जो प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड एसेंशियल है प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट। इंडेमनीफायर एग्रीज टू बियर द लॉस इनकर्ड बाय द इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर एग्री करेगा कि कोई भी लॉस अगर होगा तो उसको वो देखेगा, वो इंडेमनीफायर की जिम्मेदारी होगी। कॉज ऑफ लॉस मस्ट अराइज ड्यू टू कंडक्ट ऑफ इंडेमनीफायर और कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब
पार्किंग वाले एग्जांपल में अगर देखें तो जो ए की पार्किंग में बी ने कार खड़ी की थी तो वो इंडेमनीफायर था, वो अपनी कार लेके जा रहा था, उसने अपनी लॉस कर दिया, अपना रिसिप्ट को लॉस कर दिया। तो जब यहाँ पे रिसिप्ट लॉस हो गई तो इस केस में इसने इंडेमनिटी दी ए को कि अगर मान लो कोई भी और पर्सन आके क्लेम करता है तो मैं उसके सारे लॉस को बियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्ट ऑफ इंडेमनीफायर की वजह से लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर मान लो इंश्योरेंस वाले में क्या है कि ए अपनी कार को ड्राइव कर रहा है और बी बीच में आ गया, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी है, इसको लॉस हो गया। उसके बाद इंडेमनीफायर कौन है, आईसीआईसीआई, तो ये जो है लॉसेस को बियर करेगा, ठीक है। उसके बाद राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर सेक्शन 125, ये है आपका, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय एक्शन कवर्ड बाय द इंडेमनिटी। अगर मान लो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो इंटाइटल्ड है, कोई भी अगर डैमेज हो रहा है और अगर वो एक्शंस कवर्ड बाय इंडेमनिटी है तो उन डैमेजेस को क्लेम करने के लिए उसके पास पूरा राइट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सूट, अगर कोई सूट हुआ है, कोई मान लो कि दो तरीके से होता है कि भाई एक होता है म्यूचुअल सेटलमेंट और दूसरा होता है आपका सूट। तो अगर म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया है तो वहां पे कोई सूट की जरूरत नहीं होती, सूट नॉट रिक्वायर्ड है, तो वहां पे सूट का खर्चा नहीं होता। तो म्यूचुअल सेटलमेंट हो रहा है तो केवल डैमेजेस जो है वो इंडेमनीफायर देगा। उसके बाद सूट हो रहा है अगर, तो मान लो जो कॉस्ट ऑफ सूट हो रहा है जिसकी वजह से क्लेम हो रहा है, जिसकी वजह से क्लेम को डिफेंड करना पड़ रहा है, तो वो भी इंडेमनीफायर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेटलमेंट पेमेंट्स मेड टू रिजॉल्व क्लेम्स प्रोवाइडेड द सेटलमेंट वाज रीजनेबल एंड प्रूडेंट। सपोज दैट ए ने बी का एक्सीडेंट किया, अब बी को इंजरी हुई 1 लाख रुपीज की, जिसमें ट्रीटमेंट में 1 लाख रुपीज लगना था, ठीक है। और सपोज 1 लाख रुपीज ये जो जॉब पे नहीं जा पाएगा, जो पेन सफर हुआ, तो मिला के 2 लाख रुपीज का जो है डैमेजेस हुए। बट बी अगर क्लेम करे नहीं भाई मुझे 50 लाख रुपीज चाहिए, तो यहाँ पे ये जो डैमेज है वो रीजनेबल नहीं है, वो क्लेम जो है वो रीजनेबल नहीं है, सेटलमेंट रीजनेबल नहीं है, तो इसके जो अनरीजनेबल सेटलमेंट है उसके लिए इंडेमनीफायर लायबल नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इंडेमनिटी में देखें, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने बता ही दिया, एजेंसी एग्रीमेंट, एजेंसी एग्रीमेंट अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपके यूनिट में ही कवर्ड होगा वो, ठीक है। उसके बाद केस लॉज हैं आपके इंडेमनिटी पे, ये आप देख लेंगे अपने हिसाब से, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप 1-2 केस लॉज में इंपॉर्टेंट है वो याद कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी तो आपने बहुत सुना होगा कि इस बात की गारंटी कौन लेता है। सपोज ए बी को लोन दे रहा है, बी ने लोन डिमांड किया, ठीक है, तो ए लोन देने से पहले बोलेगा ना कि तुम्हारी गारंटी कौन लेता है, कल को तुम भाग गए तो, ठीक है। तो यहां पे गारंटी का प्रॉब्लम आ जाता है और गारंटी के प्रोविजंस यहां से शुरू हो जाते हैं। तो सेक्शन 126 में डेफिनेशन है गारंटी की, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, ठीक है। ए और बी ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। बी ने लोन के लिए डिमांड किया, ए ने लोन दिया, तो यहां पे क्या है, अगर मान लो बी डिफॉल्ट करेगा, अगर मान लो बी डिफॉल्ट करता है, लोन पे नहीं कर पाता, तो उस केस में कि कौन उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा या कौन उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, पहला क्रेडिटर जो पैसे देता है या फिर जिसको गारंटी दी जाती है, ठीक है, गारंटी गिवन। उसके बाद सेकेंड है आपका प्रिंसिपल डेटर जो पैसे लेता है, जिसकी गारंटी ली जाती है। भाई अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पैसे और लेने देने का, तो ए जो है वो क्रेडिटर है जिसको गारंटी दी जाएगी, और बी जो है वो प्रिंसिपल डेटर है जिसके लिए गारंटी दी जाएगी, ठीक है। और लास्ट है श्योरिटी, श्योरिटी है जो गारंटी देता है, ठीक है, जो गारंटी देता है। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी है, श्योरिटी जो है लायबल है अगर जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफॉल्ट करेगा, तो अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट नहीं किया तो श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं है, जीरो लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन, द गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैलिड कंसिडरेशन व्हिच कैन बेनिफिट द प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। जो भी कंसिडरेशन होगी वो वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में कवर किया हुआ है पूरा प्रॉपर ढंग से इन डिटेल, तो वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो होनी वैलिड कंसिडरेशन होगी, या तो वो प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट कर सकती है, क्रेडिटर को, दोनों को कर सकती है, बट कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी पर्टेन्स टू सिंगल ट्रांजैक्शन। अगर मान लो ए को एक बार लोन चाहिए बी फॉर फ्लैट, ठीक है, फ्लैट के लिए लोन चाहिए इसको, जहां पे सी ने गारंटी ले ली, ये एक ट्रांजैक्शन का लोन है, ठीक है। अब इसी को, ये आ गया आपका स्पेसिफिक गारंटी में, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ए बी को लोन देगा फॉर कंस्ट्रक्शन 2 हाउस, ठीक है, ये ऐसा डिसाइडेड है, जिसमें इसने अभी फिलहाल लोन दिया है फॉर 1 हाउस, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम देगा फॉर अदर 1 हाउस,
ठीक। तो यहां पे जो गारंटी लेगा सी वो कंटिन्यूइंग है, पहले एक की फिर दूसरे की, ठीक है। तो एक की लेगा, पहले वन हाउस की लेगा, फिर सेकंड हाउस की लेगा। जब सेकंड हाउस की गारंटी वो लेगा तभी ए फंड रिलीज करेगा बी को, ठीक है। तो ये है कंटिन्यूइंग गारंटी, ये सेक्शन 129 में आता है आपका, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी के राइट्स क्या होंगे भाई? मान लो श्योरिटी ने गारंटी तो दे दी, अब उसके बाद उसका प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करके भाग जाए तो श्योरिटी को पेमेंट देना पड़ेगा, तो उसका क्या फिर राइट होगा? राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? अपॉन पेमेंट द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द क्रेडिटर शूज टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, ए ने बी को लोन दिया और सी ने उसकी गारंटी ली, बी ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। बी डिफॉल्ट कर गया, सी ने उसको पे कर दिया ए को, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि भाई बी डिफॉल्ट करके फ्री होके चला गया, ऐसा नहीं होगा। यहां पे अब क्या करेगा, सी जो है वो ए के पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब जो है सी ने बी को लोन दिया, इस तरीके का कुछ सीन हो जाएगा। और सी जो है वो चाहे तो सूट कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है। तो जो सी है वो सबरोगेट करेगा, वो क्रेडिटर के शूज में आ जाएगा, मतलब क्रेडिटर के प्लेस पे आ जाएगा। तो जो जिसके लिए जो प्रिंसिपल डेटर था, जिसके लिए गारंटी ली गई थी और जिसने गारंटी ली थी, वो दोनों एज अ क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ इंडेमनिटी, द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट फॉर पेमेंट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ डेटर। यही इंडेमनिटी वाली बात की अगर मान लो सी ने इसको पेमेंट कर दिया ए को, तो ये वाला सीन हो जाएगा बी, सी और बी के बीच में, जहां पे सी क्रेडिटर हो जाएगा और बी प्रिंसिपल डेटर। तो यहां पे अगर मान लो सी को सूट फॉर रिकवरी करना पड़ा, तो उस केस में जो इंडेमनिटी, जो सूट पूरा होगा या जो भी उसकी पेमेंट होगी, जो डैमेजेस होंगे, वहां पे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ जाएगा। मतलब बी को सी को इंडेमनिफाई करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो बी को पेमेंट भी देनी पड़ेगी और अगर सूट हुआ तो सूट का चार्जेस भी देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगेंस्ट क्रेडिटर, ये तो है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, मतलब जिसके लिए गारंटी ली गई है। अब जिसको गारंटी दी है उसके अगेंस्ट क्या राइट है श्योरिटी के? श्योरिटी कैन क्लेम एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द क्रेडिटर टू रिकवर द डेट। अगर मान लो, इसमें एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ए और बी ये दो है, इसने लोन दिया। अब इसने लोन दिया, साथ में एक इसकी कार थी, उसको इसने सिक्योरिटी के जैसे रख लिया, कार को, या गिरवी रख लिया अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो, ठीक है। और सी ने गारंटी ली। अब सी ने इस लोन को पे कर दिया, डिफॉल्ट किया बी ने, और सी ने इस लोन को ए को पे कर दिया। तो अब ये जो कार वाला स्टेटस है, इस कार का क्या होगा? कार सी को मिल जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी जो है वो क्लेम कर सकता है क्रेडिटर से कि भाई वो कार तो मुझे दो, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट को श्योरिटीज, अगर मान लो कई श्योरिटीज है, जैसे मान लो ए ने बी को लोन दिया जिसमें सी और डी और ई तीन श्योरिटीज है, तीन श्योरिटीज हैं जिन्होंने इसको गारंटी दी कि भाई बी डिफॉल्ट नहीं करेगा। सपोज मेजर अमाउंट थी, ठीक है। तो श्योरिटी कैन सी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर को श्योरिटी। अगर मान लो बी डिफॉल्ट कर जाए, बी ने डिफॉल्ट किया, अब डी और ई ने अभी तो नहीं दिया, बट सी ने इसका सारा पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सी के पास क्या राइट होगा? पहला राइट तो होगा सी के पास बी से डिमांड करेगा, फिर दूसरा राइट होगा सी के पास डी से डिमांड करेगा, और सी ई से भी डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो जो भी शेयर इनका बनता होगा, जैसे मान लो 30 लाख का लोन था तो 10 लाख रुपीज पर श्योरिटी के हिसाब से बनेगा। अब इसने 30 का 30 लाख पे कर दिया, तो जो 20 लाख रुपीज है वो डी और ई से क्लेम कर सकता है, और टोटल अमाउंट इससे बी से क्लेम कर सकता है। इन केस अगर टोटल अमाउंट ग्रांट हुई, तो जो मान लो इसको 30 लाख रुपीज मिलेंगे, तो ये 30 लाख में से 10 इसके हो जाएंगे और ये 10 ई के हो जाएंगे। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज कैसे होगा? सबसे पहले रेवोकेशन। भाई श्योरिटी ने मना कर दिया। कंटिन्यूइंग गारंटी में ऐसा हो सकता है, भाई एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी का, जिसमें सी जो है वो श्योरिटी है, ठीक है। ये वन सिंगल स्पेसिफिक गारंटी वाला एग्जांपल है, ठीक है। एक ही बारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सी ने श्योरिटी ले ली, खेल खत्म। अब सी रिवोक नहीं कर सकता, नो ऑप्शन ऑफ रिवोकेशन। बट मान लो फ्यूचर, मतलब कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होगा कि जो मैंने हाउस वाला दिया था, फर्स्ट लोन के लिए सी ने श्योरिटी दे दी, बट जब सेकंड लोन की बारी आई, ठीक है, तो इसने देखा कि बी की कोई गारंटी नहीं है, या सी और बी के जो टर्म्स हैं वो खराब हो चुके हैं, तो यहां पे सी डिनाई कर सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक हो सकता है, बट हाँ रेवोकेशन के लिए सी को इसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है रेवोकेशन का प्रोसेस फॉर कंटिन्यूइंग गारंटी। जो हो चुकी है स्पेसिफिक गारंटी, उसके लिए नो पॉइंट ऑफ रिवोकेशन नहीं हो सकता। उसके बाद बाय वेरिएशन। वेरिएशन मतलब सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर 50 लाख रुपीज, जिसकी श्योरिटी सी थी, और ये पे करना था 10 ईयर्स में, ठीक है।
अब बी ने विदाउट इन्फॉर्मिंग सी, विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, ए से रिक्वेस्ट करी कि इस 10 ईयर्स को एक्सटेंड कर दिया जाए 15 ईयर्स में। तो यहां पे वेरिएशन ऑफ टर्म्स हो गया विदाउट कंसेंट ऑफ सी, कंसेंट नहीं ली गई सी से, यहां पे ए और बी ने मिलकर वेरिएशन कर लिया टर्म्स का, ठीक है। तो अब यहां पे सी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे कंसेंट ली नहीं गई, उसने यस नहीं किया तो गारंटी वो नहीं काम करेगी उसकी। उसके बाद बाय क्रेडिटर्स कंडक्ट, अगर क्रेडिटर ने सिक्योरिटी को रिलीज कर दिया है या खुद ही इंपेयर कर दिया है तो उस केस में जो श्योरिटी होगा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ गारंटी, बैंक लोन में ज्यादातर लगता है। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट्स में जो एग्जांपल लगते हैं कि अगर रेंट टेनेंट ने टाइम पे नहीं दिया तो कौन देगा, ठीक है। उसके बाद केस लॉ ऑन गारंटी, ये आप देख सकते हैं केस लॉज। ये पहला केस है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, ये आपका केस है, ये आप देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस विक्रमजीत सिंह, ठीक है। ये आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी का पार्ट ओवर हो गया, इसको आप देख लेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर क्या होते हैं? पहला, राइट टू रिकवर डैमेजेस। जो इंडेमनीफायर होता है जिसने इंडेमनिटी दी है, ठीक है, उसका सबसे पहला होगा आफ्टर कंपनसेटिंग द इंडेमनिटी होल्डर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट पेड फ्रॉम द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है। जिसकी पार्टी की वजह से लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का पूरा राइट होता है, ठीक है। ए कार चला रहा है, इसने बी का एक्सीडेंट किया, आईसीआईसीआई ने पहले तो बी को पेमेंट कर दी, ठीक है। अब आफ्टर इंक्वायरी पता लगा भाई ए वॉज ओवर स्पीडिंग, ठीक है, ए ओवर स्पीड कर रहा था। तो आईसीआईसीआई क्या करेगा? पहले तो उसने पेमेंट कर दिया, अब आईसीआईसीआई के पास वही राइट है जैसे आपने श्योरिटी में पढ़ा था, ठीक है। तो वही राइट है, जैसे आईसीआईसीआई जो है वो रिकवर करेगा, ठीक है, रिकवर करेगा ए से। पहला रिकवर करेगा डैमेजेस जो उसने ए की फॉल्ट की वजह से दिया है, बी की फॉल्ट नहीं थी, बी तो अपना नॉर्मली जा रहा था, लॉफुली जा रहा था, बट ए ओवर स्पीड कर रहा था और ए ने हिट किया। ए की हिटिंग की वजह से बी को इंजरी हुई, बी को पहले उसने पैसा दे दिया, बी को पैसा देने के बाद ए से रिकवरी कर सकता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, इफ ए इंडेमनिफाइज बी अगेंस्ट एनी लॉस कॉज्ड बाय सीज एक्शन एंड पेज बी अपॉन सीज ब्रीच, ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी, ठीक है। राइट टू अवॉइड लाइबिलिटी इन अनऑथराइज्ड एक्ट्स। लाइबिलिटी इन अनऑथराइज्ड एक्ट्स का मतलब क्या? इंडेमनीफायर इज नॉट बाउंड टू कंपनसेट द इंडेमनिटी होल्डर इफ द लेटर हैज incurred a loss due to unauthorized और negligent actions। अगर कोई भी negligent action या unauthorized action हुआ है तो indemnifier bound नहीं है compensate करने के लिए। एग्जाम्पल, if a manager, indemnity holder है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर को indemnity दी है, initiates litigation without indemnifier's consent and incurs a loss, the indemnifier may refuse to compensate। मान लो, एग्जाम्पल देता हूं, मान लो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसने मैनेजर अपॉइंट किया है बी को, मैनेजर, और इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ सी के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अगर सी ने मान लो कोई भी प्रॉब्लम इशू क्रिएट किया या कोई भी दिक्कत हुई और बी विदाउट इन्फॉर्मिंग ए, जिसने इंडेमनीफाई कर रखा है, एक सूट इनिशिएट कर देता है, सूट इनिशिएट कर दिया सी के अगेंस्ट और हार गया, तो इस केस में इंडेमनिटी होल्डर का 0 क्लेम मिलेगा, इंडेमनीफायर उसको 1 रुपए क्लेम नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद राइट टू डिफेंड लीगल प्रोसीडिंग, इंप्लाइड राइट है। अगर मान लो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हो जाती है इंडेमनीफाइड पर्सन पे, जो इंडेमनिटी होल्डर है, मान लो बी पे, सी कर दे बी पे अगेंस्ट, जो इंडेमनीफायर है उसके पास फुल राइट है कि उस लीगल प्रोसीडिंग को डिफेंड करे, क्योंकि अगर वो हार गया तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर, ड्यूटीज ऑफ इंडेमनीफायर अराइज फ्रॉम प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई द इंडेमनिटी होल्डर फॉर स्पेसिफिक लॉसेस। ड्यूटीज आर, पहला ड्यूटी टू कॉम्पनसेट इंडेमनिटी होल्डर, पहला ड्यूटी टू कॉम्पनसेट है, कंपनसेट करना पड़ेगा, डैमेजेस कॉस्ट सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ये तो मैं कवर कर ही चुका हूं। उसके बाद केस लॉ आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, इंडेमनीफायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ व्हाइल फुलफिलिंग द इंडेमनिटी एग्रीमेंट। अब वहां पे कोई भी नेग्लिजेंस या कोई भी मैलाफाइडी नहीं ला सकते अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में। ड्यूटी टू रीइंबर्स रीजनेबल एक्सपेंसेस, जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस हुए लिटिगेशन में या कोई भी रीइंबर्समेंट में, तो वो सारे इंडेमनिटी होल्डर को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। If a transport company incurs additional cost to protect goods during strike, the indemnifier must reimburse those cost। मान लो कि स्ट्राइक हो गई, अब ट्रांसपोर्ट कंपनी को जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल गुड्स हैं, मतलब खराब हो जाएंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगानी पड़ी तो उसको इंडेमनिटीफायर, जो भी जिसने भी इंडेमनिटी प्रोवाइड की हुई है उसको वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद ड्यूटी टू फॉलो टर्म्स ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होंगी उसको इंडेमनीफायर फॉलो करेगा।
उसके बाद ये केस है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन, फैक्ट्स और जजमेंट लिखी हुई है, इसमें भी फैक्ट्स और जजमेंट लिखी हुई है, सब में आप देख लेंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले रेवोकेशन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है उसमें ही रेवोकेशन पॉसिबल है, ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी में ही रेवोकेशन पॉसिबल है। एग्जांपल, ए गारंटीज बीज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विद अ बैंक, इफ ए प्रोवाइड्स नोटिस टू रिवोक द गारंटी, A will not be liable for new debts incurred by B after notice but remains liable for overdraft already availed। मान लो C एक बैंक है, B ने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल रखा है लोन का, ओवरड्राफ्ट ओडी अकाउंट, ठीक है। अब ओडी अकाउंट की लिमिट है 10 लाख रुपीस। अब बी ने ऑलरेडी यहाँ पे ए ने गारंटी ली हुई है, ठीक है, ए जो है वो श्योरिटी है, तो ए ने गारंटी ली हुई है इस ओडी अकाउंट की। अब ए की गारंटी के ड्यूरेशन में बी ने 5 लाख रुपीस विड्रॉल कर लिए, ठीक है। अब ए को पता लगा कि 5 लाख रुपीस विड्रॉल हो चुके हैं, ए ने अपनी गारंटी को रिवोक कर लिया फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, कि भाई जो 5 लाख रुपीस लेफ्ट है आपके ओडी अकाउंट में, वो अगर आप रिलीज करोगे उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो इसकी फ्यूचर 5 लाख रुपीस की जो ट्रांजैक्शन है उस पर तो ए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट जो ऑलरेडी ए की प्रेजेंस में 5 लाख रुपीस का विड्रॉल किया है बी ने, वो लायबल होगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, अगर मान लो श्योरिटी की डेथ हो गई है तो जो कंटिन्यूइंग गारंटी होगी वो खत्म हो जाएगी। हाउएवर द एस्टेट ऑफ डिसीज श्योरिटी में रिमेन लायबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अब इसी वाले एग्जांपल में देख लेते हैं, मान लो ए बी ने 5 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिए और 5 लाख उसके ओडी अकाउंट में है। अब यहां पे इसकी डेथ हो जाए ए की, ठीक है। अब इस केस में यहां पे जब डेथ हो गई है तो जो ए का स्टेट है, मान लो इसका फ्लैट है, तो जो फ्लैट है वो अमाउंट 5 लाख रुपीस के लिए तो लायबल रहेगा, बट ये जो फ्यूचर वाला 5 लाख रुपीस है इसके लिए नो लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल, इफ ए गारंटी बीज डेट्स to a supplier and A dies, the guarantee cease to operate for debts incurred after A's death। जो आफ्टर A की डेथ के बाद जो डेट्स हुई हैं उनके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। अगर मान लो लिखा हो कि ए की डेथ के बाद भी ये गारंटी चलती रहेगी अपॉन ए के जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, तो ये चीज लायबल होगी। अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगी, ठीक है। ये केस लॉ आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, सेक्शन 134। इफ ए गारंटीज बीज लोन टू सी एंड सी डिस्चार्जेस बी बाय एंटरिंग इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, ए इज ऑल्सो डिस्चार्ज, ठीक है। लोक अदालत में सेटल हो गया, कहीं सेटल हो गया, तो जो गारंटी वाला जो श्योरिटी था वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, क्रेडिटर ने कुछ एक्ट किया या ओमिशन किया तो उसमें भी जो श्योरिटी होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ द क्रेडिटर डिलेज इन्फोर्सिंग क्लेम अगेंस्ट द डेटर एंड द डेटर्स एसेट्स आर डिसिपेटेड इन द मीन टाइम द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। अब मान लो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ए ने इसके जो फार्म्स थे उसको एज अ श्योरिटी रख लिया, प्लस सी ने श्योरिटी दी, तो अब ए को जो एक्शन लेना चाहिए था अगेंस्ट द फार्म्स उसने वो लिया नहीं। अब फार्म्स में जो प्रोड्यूस हुआ था वो खराब हो गए, तो यहाँ पे सी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वहां पे ओमिशन किया ना ए ने, या तो ए को एक्शन लेना चाहिए था बी के अगेंस्ट फार्म्स के थ्रू, या फिर सी से डिमांड करनी चाहिए थी, ना उसने सी से डिमांड करी, ना उसने बी से एक्शन लिया। अब जब फार्म के प्रोड्यूस खराब हो गए तब आप सी से डिमांड कर रहे हो, तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, तो एक्ट और ओमिशन से भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। ये केस लॉ आप देख सकते हैं। उसके बाद बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी, a surety is discharged to the extent of value of security lost due to creditor's action. Example, if creditor sells collateral provided by the debtor without surety's consent, the surety is discharged from the extent of value of the collateral। मान लो A ने B को लोन दिया और कार इसकी गिरवी रख ली, ठीक है, तो और C ने गारंटी दी। अब मान लो 50 लाख रुपीस का लोन था, तो A ने इस कार को सेल कर दिया, सी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, ठीक है। तो जो मान लो ये 10 लाख रुपीस की सेल हो गई, तो अब जो सी की लायबिलिटी होगी वो अप टू 40 लाख होगी, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय क्रेडिटर्स डिले इन टेकिंग एक्शन, इंप्लाइड डिस्चार्ज, अगर मान लो कि डिले कर रहा है, बार बार डिले कर रहा है, तो उस केस में इंप्लाइडली श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद अब बेलमेंट का कंसेप्ट समझना है। पहले आपको इसमें आपके सिलेबस में तो डायरेक्ट ड्यूटी ऑफ बेलर एंड बेली दिया हुआ है, राइट्स एंड ड्यूटीज, बट पहले बेलमेंट समझना पड़ेगा, होता क्या है बेलमेंट। बेलमेंट सेक्शन 148 से 181 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू
another person for a specific person under the contract with the understanding that the goods will be returned after the purpose is fulfilled or disposed of according to owner's instructions। ठीक है, एग्जाम्पल, ए और बी अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ए का टेंट हाउस का काम है, ए ने अपने यूटेंसिल्स और टेंट हाउस का जो भी मटेरियल होता है वो बी को दे दिया फॉर रिंग सेरेमनी, ठीक है। यहाँ पे ए ने अपना जो भी सामान था वो बी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या है कि रिंग सेरेमनी के बाद बी की लायबिलिटी है ए को वो सामान वापस करेगा, ठीक है। तो ये है आपका बेलमेंट, मतलब सामान देना, बेल करना किसी को, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 148 डिफाइन बेलमेंट एज बेलर अ पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। ये पर्सन है, ये डिलीवर कर रहा है गुड्स को, तो ये बेलर हो गया। बेली द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, ये बेली हो गया। द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ पे क्या है, पर्पस क्या है, रिंग सेरेमनी। एंड द बेली मस्ट ईदर रिटर्न द गुड्स और डिस्पोज देम एज डायरेक्टेड बाय द बेलर। अब मान लो ए ने बोला कि तुम इस रिंग सेरेमनी के बाद ये प्रोडक्ट सी को दे देना, सी के यहाँ डिलीवर करा देना, बिकॉज सी को भी कुछ काम है, सपोज मैरिज है उसकी। तो या तो बी ए का है तो बी रिफंड कर देगा, ए को रिटर्न कर देगा, और या फिर सी को दे देगा, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर और कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक ट्रांसफर। एग्जांपल, हैंडिंग ओवर। ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर, ओनली पोजेशन इज। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर ओकेजन के लिए पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ए हैंड्स ओवर द ज्वेलरी टू बी फॉर सेफ कीपिंग, ए रिमेन्स द ऑनर एंड बी होल्ड्स द पोजेशन। मान लो बैंक लॉकर का भी एग्जांपल होता है। बैंक लॉकर में क्या करते हैं, आप अपने वैल्यूएबल सिक्योरिटीज को बैंक लॉकर में रख देते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वहां पे सेफ रहेगा। तो वहां पे बैंक लॉकर जो है वो क्या है, बेली है, जिसको बेल किया गया, और जो बेलर है वो है ऑनर, जिसने बेल किया है, जिसने बैंक लॉकर का अकाउंट लिया है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस, द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एग्रीड अपॉन बोथ द पार्टीज। एग्जाम्पल, ए गिव्स देयर क्लोथ टू अ ड्राई क्लीनर फॉर वॉशिंग। रिटर्न ऑफ गुड्स में बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स आफ्टर द पर्पस इज अचीव्ड और डिस्पोज देम ऑफ एज पर बेली इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, ए लीव्स द कार विद बी फॉर रिपेयर्स, वंस रिपेयर्ड बी मस्ट रिटर्न द कार, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री टू द बेलमेंट, इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। बोथ पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा। उसके बाद कंसिडरेशन, बेलमेंट कैन बी ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, मतलब जिसमें कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, और बेलमेंट फॉर हायर और रिवॉर्ड। जैसे ये कार वाला जो एग्जांपल था, बेलमेंट फॉर हायर एंड रिवॉर्ड, जो मैंने एग्जांपल दिया जिसमें रिंग सेरेमनी ए और बी फ्रेंड्स हैं, तो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है जिसमें कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर मान लो जो बेलर है, जिसने बेल मतलब जिसने गुड्स दिए हैं, डिलीवर करे, अगर उन गुड्स में कुछ लॉस हो जाता है तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इफ द बेली फेल्स टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स इंटरेस्टेड टू हिम। इफ ए गिव्स द कार टू बी फॉर रिपेयर एंड बी लीव्स द कार अनलॉक्ड लीडिंग टू थेफ्ट, ए कैन क्लेम डैमेजेस, ठीक है। उसके बाद ये केस लॉस हो गया आपके। इसी तरह पार्किंग वाले में ए ने बी की पार्किंग में कार को पार्क करा, और जब ए वापस आया देखा कार लॉस्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे बी जो है वो लायबल होगा टू पे द डैमेजेस, ठीक है। राइट टू क्लेम रिटर्न ऑफ गुड्स, बेलर कैन डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स वंस द पर्पस ऑफ बेलमेंट इज कंप्लीटेड और एग्रीड पीरियड इज एंडेड, ठीक है। रिंग सेरेमनी वाली केस में अगर मान लो उसको गुड्स वापस नहीं देता तो डिमांड कर सकता है रिटर्न ऑफ गुड, क्योंकि पर्पस कंप्लीट हो गया, या फिर जिस पीरियड के लिए बेलमेंट हुआ था, मान लो 1 ईयर 2 ईयर, जितने भी पीरियड के लिए बेलमेंट हुआ था, तो वो पीरियड कंप्लीट हो गया। इसका एग्जाम्पल समझेंगे, A gives the dress to B, a dry cleaner for cleaning. A demand its return after the service is completed. जब भी ड्राई क्लीनर को कपड़े देते हैं तो एक एस्टिमेट डेट देता है, मान लो 12th of December 24 उसने डेट दे दी, तो इस डेट तक उसको कपड़े वापस करना ही है। अगर नहीं करता तो उसके बाद ऑफिशियली वो डिमांड कर सकता है। राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इफ बेली एक्ट्स इनकंसिस्टेंटली विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट। A lends car to B for personal use but B uses for commercial purpose, A can terminate the contract. Right to claim accretions, the bailor is entitled to any increase or profit that arises from goods during the bailment period. एग्जाम्पल क्या होगा, ए ने बी को काऊ दी और काऊ ने एक बर्थ दिया एक बछड़े को, तो ए का जो राइट होगा वो काऊ और बछड़े दोनों पे होगा, ठीक है। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं। फिर ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटी टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। मान लो टेंट हाउस का सामान जिसमें चेयर डिफॉल्टी थी, उनके पैर में दिक्कत थी, चेयर के टूट जाएंगी बैठते ही, तो वो चीज़ इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा। ए लेंड्स हॉर्स टू बी नोइंग इट इज सिक बट फेल्स टू इन्फॉर्म बी, इफ बी सफर हार्म ड्यू टू हॉर्स इलनेस ए इज लायबल, ठीक है।
ड्यूटी टू पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बेलर मस्ट रीइंबर्स द बेली फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बियॉन्ड नॉर्मल मेंटेनेंस प्रोवाइडेड द बेलमेंट वॉज ग्रेटिट्यूअस। नॉर्मल मेंटेनेंस में जो एक्सपेंसेस होंगे वो तो बेली ही करेगा, बट उससे ज्यादा अगर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उस केस में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो बेलर को देने पड़ेंगे। ठीक है। ए इंटरेस्ट देयर डॉग टू बी, द डॉग फॉल्स इल एंड बी स्पेंड्स मनी ऑन ट्रीटमेंट, ए मस्ट रीइंबर्स द एक्सपेंसेस। ठीक है। ड्यूटी टू टेक बैक गुड्स, बेलर मस्ट टेक बैक गुड्स वंस पर्पस ऑफ बेलमेंट इज फुलफिल्ड और टर्म्स एंड। अगर मान लो बेली वापस देना चाह रहा है बट बेलर नहीं ले रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो वापस लेगा अपने गुड्स को। ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट टू कंपनसेट, बेली इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर एनी लॉस इनकर्ड ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय द बेलर। वही वाला एग्जांपल, इफ ए गुड गिव्स गुड्स टू बी क्लेमिंग ओनरशिप and it turns out that A is not the owner and B can claim compensation for losses। ठीक है। राइट टू लियन, बेली कैन रिटेन द गुड्स अंटिल ड्यू टू रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस आर पेड। जब तक रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस पे नहीं हो जाते तब तक बेली का पूरा राइट है गुड्स को रिटर्न रोक के रखने का, होल्ड करके रखने का। ठीक है। पर्टिकुलर लियन अप्लाइज ओनली टू अ स्पेसिफिक गुड फॉर विच बेली हैज रेंडर्ड सर्विसेज। जनरल लियन एप्लीकेबल बैंकर्स, फैक्टर्स एंड others who can retain all goods for general balance of account. Example, if A gives their watch to B for repair and does not pay for the services, B can retain the watch until payment is made। तो ये आपका लियन का एग्जांपल है गया कि जब तक आपने, जैसे मान लो आपने सर्विसिंग के लिए कार दी, तो जब तक सर्विसिंग का जो भी अमाउंट बन के आया, जो अमाउंट बिल बना, जब तक वो आप पे नहीं करोगे तब तक जिसने सर्विस की है आपकी कार की, वो अपनी कार को, वो आपकी कार को होल्ड करके रख सकता है। ये केस लो आप देख सकते हैं। राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, द बेली इज एंटाइटल्ड टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द बेलमेंट पर्टिकुलरली फॉर ग्रेट्यूटस बेलमेंट। जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं बेलमेंट में नॉर्मल से हटके, तो वो रिकवर करा जा सकते हैं। फिर ड्यूटीज ऑफ बेली, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर मतलब ध्यान रखेगा जो भी उसने गुड्स लिए हैं उनका ऐसे ही ध्यान रखेगा जैसे उसके गुड्स है। ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज, जिस पर्पस के लिए गुड्स दिए गए हैं सिर्फ उसी पर्पस के लिए गुड्स को यूज करेगा, अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता। जैसे एक कार दी गई है पर्सनल यूज के लिए तो उसे पर्सनली यूज करेगा, यानी कॉमर्शियल में चला दे। ठीक है। उसके बाद केस लॉ है। उसके बाद ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स, ये भी बेली की ड्यूटी है कि वो रिटर्न करेगा गुड्स को। ड्यूटी टू रिटर्न एक्रिएशंस, प्लस में हुआ है जो भी प्रॉफिट अराइज हुआ है गुड्स से, जैसे गाय के साथ बछड़ा, ठीक है, तो वो गुड्स को वापस करेगा। उसके बाद लियन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लियन आपको इंपॉर्टेंट है। लियन में आपको वही पे तक कवर था, राइट ऑफ बेली टू डू लियन। ठीक है। लियन मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी समझा देता हूं, एक्स्ट्रा है ये थोड़ा। लियन क्या होता है? लियन बेसिकली होता है गिरवी रखना। ठीक है, गिरवी रखना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लियन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग विद गुड्स पर्टिकुलरली अंडर लॉ ऑफ बेलमेंट। लियन रेफर्स टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर until certain obligations such as payment of charges are fulfilled। ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सर्विसिंग वाला जो मैंने दिया था, सर्विस के लिए आपने गाड़ी दी, जब तक सर्विस का बिल पे नहीं करोगे आपकी गाड़ी वापस आपको नहीं मिलेगी। पार्किंग में आपने गाड़ी लगाई, जब तक पार्किंग की पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी गाड़ी को निकालने वो नहीं देंगे। ठीक है। फिर ये आता है आपका टाइप्स ऑफ लियन। पर्टिकुलर लियन, सबसे पहला पर्टिकुलर लियन अलाउज अ पर्सन, एग्जांपल बेली, टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स फॉर द चार्जेस और पेमेंट्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द गुड्स इन क्वेश्चन। सपोज सर्विसिंग के लिए आपने गाड़ी दी तो पर्टिकुलर आपकी सर्विस की पेमेंट होनी थी, जब तक आप सर्विस की पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपकी गाड़ी को रिलीज नहीं करेंगे। तो ये पर्टिकुलर लियन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स मस्ट बी लॉफुल, गुड्स मस्ट हैव बीन इंप्रूव्ड और सर्विस रेंडर्ड, देयर मस्ट बी नो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेविंग द लियन। अगर कोई लियन का एंटी लियन कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे लियन नहीं कर सकते। ए गिव्स द कार टू बी फॉर रिपेयर्स, ठीक है, ये वही सर्विस वाला एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरल लियन। जनरल लियन क्या होता है? जनरल लियन अलाउज सर्टेन प्रोफेशनल्स सच एज बैंकर्स, फैक्टर्स एंड अटॉर्नीज टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज फॉर एनी जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स और जैसे सर्विस रिलेटेड के लिए आपने गाड़ी सर्विस के लिए दी और सर्विस की पेमेंट नहीं करोगे तो गाड़ी नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे जनरली आपकी कोई अमाउंट को सिक्योर करके रख लेते हैं जब तक वो आपका बैलेंस जो है जनरल बैलेंस अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स क्या है? लियन अप्लाइज टू गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक्सटेंड टू डेट्स एंड ऑब्लिगेशन बियॉन्ड द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बियॉन्ड जाता है इनका स्कोप। एग्जांपल, ए ओज मनी टू बैंक, द बैंक होल्ड ए सिक्योरिटी एज कोलेटरल एंड रिफ्यूजेस टू रिलीज देम अंटिल लोन इज रीपेड। जब तक, जैसे मान लो आपने
लोन लिया तो आपकी जो भी सिक्योरिटीज बैंक के साथ सबमिटेड होंगी उसको वो होल्ड कर सकता है। जरूरी नहीं है वो उसी के पर्पस के लिए आपने लोन लिया हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो जब तक आप अपना लोन रीपे नहीं करोगे तब तक वो आपकी सिक्योरिटीज को रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। ये केस आप देख सकते हैं, कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग लियन, पोजीशन मस्ट बी लॉफुल पोजीशन होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं चोरी करके लेगा फिर लियन बता रहे हो, ठीक है। लियन डज नॉट कन्फर ओनरशिप नहीं होगी बट पोजीशन राइट होगा, ठीक है। नो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंटी लियन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप लियन नहीं रख सकते हो, तो उस केस में आप लियन नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद लियन एंड्स विद पोजीशन, केवल पोजीशन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, मैंने क्लियर कर ही दिया है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ लियन, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पोजीशन, अपने आप सरेंडर कर दिया। वेवर ऑफ राइट बाय एग्रीमेंट, लियन का राइट ही वेवर कर दिया एग्रीमेंट के थ्रू। परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन थी जिसके लिए लियन किया गया था वो परफॉर्म कर दिया गया, मतलब पेमेंट कर दिया गया ड्यूज का। उसके बाद फोर्थ है डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा एक ही बारी पढ़ोगे तो। डेफिनेशन ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल एंड क्रिएशन ऑफ एजेंसी एंड इट्स टर्मिनेशन, ये आपका लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का। एजेंट कौन होता है? एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंड रिप्रेजेंट देम इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज, ठीक है। द एजेंट एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज। एग्जाम्पल, ए अपॉइंट्स बी टू सेल एज गुड्स, बी इज एजेंट एंड एज प्रिंसिपल, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको इसमें डिटेल में थोड़ा सा। ए बी, ये प्रिंसिपल है, सपोज ये कंपनी है, ये डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम मान लो TCS, ठीक है। अब ये खुद तो हर जगह, डायरेक्टर तो हर जगह डील नहीं कर सकता ना, उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट, ठीक है। एजेंट को अपॉइंट किया, क्यों अपॉइंट किया? ताकि जो भी क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनसे ये डायरेक्टली डील कर सके, ठीक है। अब इसने जब इसको एजेंट के जैसे अपॉइंट किया तो इसने क्या करा, इसको सारे इसके राइट्स और ड्यूटीज और पावर्स समझा दी कि आप किस एक्सटेंट तक किसी को कन्विंस कर सकते हो और कौन कौन से कमिटमेंट्स आप कर सकते हो, आपकी कितने लिमिटेशन में आपकी पावर है। तो ये इन बेसिस पे इससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, ये डील तो बी से कर रहा है, एजेंट से कर रहा है, बट इसके कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी कहां से होगी? ए से होगी। मतलब बी और सी दो लोग आपस में डील कर रहे हैं, बट बी किसके बिहाफ पे कर रहा है? ए के बिहाफ पे। तो मतलब बी वहां पे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो ए और सी का ही कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ठीक है। जनरली आपने भी बिल्डर के केस में देखा होगा, जैसे बिल्डर जो होते हैं वो बिल्डर खुद प्रॉपर्टी को सेल नहीं करते, वहां पे एजेंट्स बैठे होते हैं जो बिल्डर के बिहाफ पे बिल्डर के कमिटमेंट करते हैं और वो राइटिंग में देके उसको एग्री कराते हैं और एग्री करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परचेजर यानी बायर और बिल्डर के बीच में होता है, ठीक है। प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल इज अ पर्सन हु एम्प्लॉयज एन एजेंट टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू एजेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, अथॉरिटी देगा प्रिंसिपल, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय वेरियस मेथड एज आउटलाइन बिलो। पहला मेथड क्या है? एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, जहां पे ए ने बी से एक्सप्रेसली कहा, ठीक है। ए अपॉइंट्स बी एज देयर एजेंट थ्रू रिटन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। इंप्लाइड अपॉइंटमेंट, ए सेंड्स goods to B for sale, B sells them without explicit instructions, this create implied agency। A ने B को गुड्स भेजे सेल के लिए, बी ने कोई भी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस नहीं लिए कि उनको कैसे बेचना है कैसे नहीं बेचना है, तो बी ने उनको बेच दिया, ठीक है। तो यहां पे इंप्लाइड एजेंसी हो जाएगी। ये केस लॉ पढ़ सकते हैं। एजेंसी बाय नेसेसिटी, दिस अराइजेस व्हेन एजेंट एक्ट आउट ऑफ नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल्स इंटरेस्ट। जैसे मान लो ए प्रिंसिपल, बी है ड्राइवर, प्रिंसिपल ने ड्राइवर को गुड्स दिए, एप्पल दिए टू डिलीवर टू सी, ठीक है, ये बी है। अब रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, ठीक है। अब ये जो है पेरिशेबल गुड्स है, ये खराब हो जाएंगे, तो बी ने क्या करा, इसको रास्ते में ही सेल कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये जो एजेंसी अराइज हुई है आउट ऑफ नेसेसिटी अराइज हुई, कि मतलब वहां पे जरूरत पड़ गई थी, अगर ये नहीं होता तो गुड्स खराब हो जाते, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट डैमेज हो जाता। तो यहां पे क्या है, एजेंसी बाय नेसेसिटी 189, ठीक है। ये केस देख सकते हैं। उसके बाद आपका एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, व्हेन एजेंट एक्ट्स विदाउट अथॉरिटी द प्रिंसिपल कैन लेटर रेटिफाई द एक्ट मेकिंग इट वैलिड। ए ने बी को एजेंट बनाया और इसने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इसने ऐसी कोई कमिटमेंट कर दी जो ए ने बोला ही नहीं था, बट क्योंकि इसके अच्छे रिलेशंस थे तो इसने इस एक्ट को रेटिफाई कर लिया, मतलब प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर लिया।
प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर लिया जो बी का कमिटमेंट था, जो उसने आउटसाइड अथॉरिटी दिया था सी को, तो उसको अगर रेटिफाई कर लिया तो वो भी एजेंसी बन जाएगी और वो एजेंसी का पार्ट हो जाएगा। कंडीशंस ऑफ रेटिफिकेशन क्या है? मस्ट बी डन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द एक्ट। क्या हुआ है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। Agency by estoppel. If principal conduct leads to third party to believe that someone is acting their agent, the principal is stopped from denying the agency relationship. Stop मतलब रोक दिया गया, बाउंड हो गया, ठीक है। A allows B to represent themselves as A's agent. A ने B को अलाउ कर दिया कि वो अपने आप को A का एजेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A cannot deny this if C relies on it. अगर C ने भरोसा कर लिया कि B जो है वो A का एजेंट है तो A डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। टर्मिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड इन फॉलोइंग वेज। पहला बाय एग्रीमेंट, अगर आपका एग्रीमेंट जो है हो गया है कि भाई म्यूचुअली एग्री कर लिया कि नाउ दिस एजेंसी टर्मिनेटेड, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। ए अपॉइंट्स बी एज एजेंट फॉर 1 ईयर, दे एग्री टू एंड द एजेंसी आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ दोनों को बनी नहीं, 6 मंथ में एजेंसी को खत्म कर लिया उन्होंने। बाय रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैन रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी बिफोर द अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड। अब मान लो ए ने बी को अथॉरिटी दी, अब इस अथॉरिटी के रिवोकेशन से पहले इसने सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट ई से कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले इसने अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर लिया, ठीक है। तो जब ई से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बट ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी अथॉरिटी में हो चुके हैं ये बाउंड होंगे, ठीक है। रिवोकेशन होने से पहले होना होता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का बात होने से पहले रिवोकेशन होना चाहिए, ना कि बाद में, ठीक है। बाय रिनाउंसिएशन बाय एजेंट, एजेंट कैन टर्मिनेट एजेंसी बाय एजेंसी, एजेंट कैन टर्मिनेट एजेंसी बाय गिविंग नोटिस टू द प्रिंसिपल, एजेंट खुद भी टर्मिनेट कर सकता है नोटिस देके, ठीक है। बी डिसाइड्स नॉट टू एक्ट एज एज एजेंट एंड नोटिफाइज ए, सिंपल। बाय कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए एजेंसी बनाई गई थी वो कंप्लीट हो गया। A point B to sell their house, agency ends when the house is sold, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी डीलर को अपना हाउस बताया कि भाई मेरा ये हाउस है, इसको सेल कर रहा है, तो आपका जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एजेंट हो जाएगा, और जैसे ही आपका हाउस सेल हो गया एजेंसी खत्म, ठीक। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर मान लो जैसे वो फर्स्ट वाला एग्जांपल था 1 ईयर के लिए एजेंसी हुई है, ठीक है, तो 1 ईयर होते ही फिक्स टर्म, तो जैसे ही टर्म एक्सपायर होगी एजेंसी खत्म। A hires B as an agent for 1 year, the agency terminates at the end of the year, ठीक है। By death or insanity, the agency is terminated if the principal or agent dies or becomes of unsound mind, ठीक है। By insolvency of principal, principal insolvent हो गया, पैसा ही नहीं है उसके पास, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंसी बनी थी वही डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। A appoints B to sell a specific car, if the car is destroyed in an accident, agency ends। तो ये था आपका एजेंसी और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे टर्मिनेट होगा, कैसे बनेगा, ये सारा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी यूनिट 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका कोई भी टॉपिक लेफ्ट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।